नाज मीडिया उर्दू में आपका खैर मकदम है। इस वीडियो को पेश करने में ताउन किया है यूनाइटेड हॉस्पिटल सपना मल्टीप्लेक्स के करीब गंपा रोड बेदर, हीलिंग ट्री हॉस्पिटल, मल्टी सुपर स्पेशलिटी बेदर, अहमद टूरिस्ट एंड ट्रैवल्स हज और उम्रा सर्विसेज। आपकी खिदमत हमारे नज़र में किसी इबादत से कम नहीं, आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। सैयद मंसूर अहमद कादरी इंजीनियर मोतमिद अंजुमन खादिम अल हिजाज जिला बेदर में आज़मीन हज कली हज दरख्वास्त फॉर्म की इजराई की। इस मौके पर दरख्वास्त गुजारों के ऑनलाइन दाखिल किया गया। अंजुमन के सेक्रेटरी अलहाज सैयद मंसूर अहमद कादरी ने तफसील के साथ हज पॉलिसी 2023 पर रोशनी डाली। इस मौके पर अलहाज मोहम्मद मोनस किरमानी, मोहम्मद निज़ाम अल-दीन साहिब, साबिका सदर जमात इस्लामी हिंद अब्दुल वहीद सिद्दीकी इंजीनियर के अलावा अंजुमन खादिम अल हिजाज के तमाम जिम्मेदारान अलहाज मोहम्मद अयाज उल हक, अलहाज मोहम्मद अब्दुल मुक्तदिर ताज, मोहम्मद शरीफ, शफीक अहमद कलीम, मोहम्मद शाहनवाज, सैयद आसिफ हुसैन, अलहाज मोहम्मद इसहाक, मोहम्मद अब्दुल वाजिद, शाह नज़ीर अल हसन कादरी, सैयद इस्माइल कादरी, सैयद वसीमुल्लाह हुसैनी, मोहम्मद यूनस, शेरू खान वगैरह मौजूद थे। ये फॉर्म्स की इजराई अल्हम्दुलिल्लाह बन के आई। मैं इस मौके पर मौलाना मोनिस किरमानी साहब से इल्तिमास करूँगा कि वो मुख्तसरन हज के बारे में आप लोगों के सामने बताएं। वला जिदाल फिल हज वमा तफअलू मिन खैरिन यअलमुहु अल्लाह व तज़व्वदू फइन्न खैरज़ ज़ादी तक़वा वत्तक़ूनी या उलिल अलबाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बड़ी खुशी और मसरत का मौका है कि हुज्जाज किराम के सफ़र हज पर रवाना होने की हज जैसे मुशर्रफ और मुकर्रम इबादत से सरफराज फरमाया। गिरामी हज इस्लाम का 5वां रुकन फर्ज है जो जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा फर्ज होता है। तो शख्स पर हज फर्ज है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने माल से नवाजा है, इतना माल दिया है कि वो सफर हज के अखराजात को बर्दाश्त करते हुए वापस आने तक कि उसकी जिम्मेदारी में घरेलू जरूरियात हैं उनकी वो मुकम्मल किफायत कर सके। ऐसे इन हज़रात पर हज फर्ज हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने हज किया, दौरान हज न गाली दी, न झगड़ा किया और फजूल कोई काम नहीं किया, फलहुल जन्नह, उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। यकीनन हज अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मुकर्रम तरीन इबादत है। इस मौके पर मैं जो आज़मीन हज हैं उनके लिए मुबारकबादी देते हुए दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उनके सफर हज को आसान फरमाए और तमाम को अपने घर की हाजिरी के लिए आज़मीन हज यहाँ दफ्तर अंजुमन खादिमुल हिजाज पर हर साल की तरह इस साल भी ये दरख्वास्त फॉर्म की इजराई की तकरीब रखी गई है। आप तमाम लोगों का दफ्तर अंजुमन पर सभी महल के साथ इस्तकबाल है। अंजुमन खादिमुल हिजाज गुज़िश्ता 25 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह हज को जाने वाले तमाम आज़मीन हज की बिल्कुल इस तरह खिदमत करती है जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकती। आपको इंशाअल्लाह ताला खासतौर से जिला बीदर के आज़मीन को किसी भी किस्म की कोई भी तकलीफ या परेशानी इंशाअल्लाह ताला नहीं हो। हर कदम पर हर लम्हा आपकी खिदमत के लिए अंजुमन के सारे जिम्मेदारान मौजूद हैं। आज दरख्वास्त फॉर्म की इजराई से लेकर आखिरी तकरीब आपके हज से वापसी पर आपकी एक तहनीती तकरीब होती है, उस वक्त तक अंजुमन आपकी खिदमत में लगी रहती है।
फिर 2-3 महीने के बाद फिर दूसरे दरखास्त फॉर्म का काम आ जाता है और फिर दूसरे साथ जाने वाले हाइयों की खिदमत में लग जाते हैं। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ये काम ले रहा है और अंजुमन के तमाम जिम्मेदारान बड़ी ही इनामत के साथ, दिलचस्पी के साथ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए रज़ाकाराना तौर पर यह खिदमत अंजाम देते हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से ऐलान होने में थोड़ी सी ताख़ीर हुई। बहुत दिनों से इस बात का लोग इंतज़ार कर रहे थे कि दरखास्त फॉर्म कब शुरू होंगे, लेकिन अब हज कमेटी ने अपनी 2023 की हर साल की पॉलिसी अलहदा होती है। कोई एक चीज़ बढ़ जाती है, कोई एक चीज़ कम हो जाती है, थोड़ा सा रद्द-बदल होता है, कुछ भी होता है, तो हर साल की पॉलिसी अलहदा अलहदा बनती है। तो हज 2023 की पॉलिसी भी हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 3-4 दिन पहले जारी कर दी और 2 दिन पहले यानी 10 तारीख को उन्होंने ऑनलाइन दरखास्त फॉर्म की इजराई का अमल शुरू कर दिया। हमने भी कल एक दिन लेकर आज यहाँ पर दरखास्त फॉर्म जो है ना फिलअप करना तकरीब आज हम शुरू कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं मुख्तसर तौर पर कि ये जो हज होगा, हज कमेटी ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस में बताया है कि ये हज 30 से 40 दिन के दरमियान इसका अर्थ होगा, टाइम पीरियड 30 से 40 दिन। ये थोड़ा सा कम ज्यादा इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। रकम के बारे में आमतौर पर व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे गलत सलत बयानात आते रहते हैं, लेकिन रकम का कोई तयन हज कमेटी ऑफ इंडिया ना साबिक़ में कभी करी है ना अब करी है, क्योंकि रकम का जो फिक्सेशन है वो लेट होता है। सबसे पहले आपसे पहली किस्त ली जाती है, दूसरी किस्त ली जाती है, तीसरी किस्त से पहले आपको अंदाजा होता है कि कितनी रकम दरकार होगी। उस वक्त पूरे कैलकुलेशन करने के बाद तो तीसरी किस्त का रकम का ऐलान होता है। तो गुज़िश्ता क्या हुई थी और अब क्या होगी, ये बातें जो है ना हमें अभी से मालूम नहीं होती। इसलिए ये जो फेसबुक व्हाट्सएप पे जो बयानात आते हैं उसमें मत जाइए। जो सर्कुलर हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से जारी होता है, हज कमेटी के वेबसाइट पर जो आता है वही बात ऑथेंटिक होती है। फेसबुक और व्हाट्सएप पर कोई चीज़ भी ऑथेंटिक नहीं होती, इसलिए उस जानिब ध्यान मत दीजिए। और दूसरी बात, लोग बहुत से मशवरे देते हैं, बहुत सी बातें कहते हैं, उन बातों में भी जो है ना आप अपना ध्यान मत लगाइए। कोई भी बात हो, सिर्फ यहाँ पर दफ्तर पर ही अगर आप मालूमात लेंगे तो आपको सही और ऑथेंटिक मालूमात मिलेंगी। सबसे पहले हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इस साल प्रोसेसिंग फीस जो थी 300 रुपये हर एप्लीकेंट जो है ना भरने का था हज कमेटी ऑफ इंडिया को, लेकिन हज कमेटी ने इस साल प्रोसेसिंग फी खत्म कर दी है। दरखास्त फॉर्म के साथ कोई फीस अदा करनी नहीं है, सिर्फ दरखास्त फॉर्म अदा करना है। अलबत्ता ये जो प्रोसेसिंग फीस है ये आपका प्रोविजनल सिलेक्शन जब हो जाता है ड्रा के बाद, तो उसके बाद आपको सबसे पहले प्रोसेसिंग फीस दाखिल करना है और उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको 81,500 रुपये आपको रकम पहली किस्त के तौर पर अदा कर देनी होगी। 81,500 रुपये पहली किस्त आपको अदा करना है 10 मार्च से 20 मार्च के अंदर। टाइम ज़्यादा नहीं, अभी से आपको टाइम का मैं तायुद दे रहा हूँ, क्योंकि 10 मार्च तक ये दरखास्त दाखिल करने की तारीख है। उसके बाद जो है ना ड्रा होगा। ड्रा में जो लोग मुंतखब होंगे सिर्फ वही लोग जो है ना प्रोविजनल फीस भी दाखिल करेंगे और फिर 81,500 रुपये पहली किस्त दाखिल करेंगे। पहली किस्त दाखिल करने के सिर्फ 15 दिन के अंदर ही फिर दूसरी किस्त भी आपको दाखिल करना है, वो है 1,70,000 रुपये, यानी 2,50,500 रुपये हज कमेटी को पहले आप अदा कर देना है। उसके बाद तीसरी किस्त कितनी होगी ये उस वक्त जो है ना ऐलान होगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया पहले जो है ना तमाम एयरफेयर कितना होगा, तमाम जो है ना एयरक्राफ्ट एजेंसी से वो टेंडर मंगवा कर उसका खर्च क्या आता है उसका हिसाब डालते हैं। वहाँ पर मदीना में और सऊदी अरब में
रिहाइश के लिए, अकोमोडेशन के लिए जो अखराजात आते हैं उसका जो है ना पूरा हिसाब डालते हैं। फिर उसके बाद डॉलर में जो एक्सचेंज होता है, आपको रियाल वगैरह देना होता है, उसका भी हिसाब डालते हैं। वो सारा हिसाब डालने के बाद हतमी तौर पर आखिरी किस्त कितनी होगी, आपको जुमला खर्च कितना आएगा, वो तीसरी किस्त में आपको अदा करना होगा। तो इस तरह आपको 2,50,500 रुपये मार्च के महीने में आपको अदा करना है। पहले ये जहन बना लीजिए, उसके बाद बहुत जल्द ही जो है ना उसका भी जैसे ही तयन होता है अदा कर देना होगा। अब हज कमेटी ऑफ इंडिया हमेशा से थोड़ा सा हटकर इस मरतबा पॉलिसी बनाई है। पहले गवर्नमेंट कोटा होता था एमपीज का, जो है ना जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स का, इनका उनका, तो गवर्नमेंट कोटे में भी कुछ लोग जाया करते थे। और जो है ना प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को हज कमेटी 30% कोटा अलॉट करती थी। सऊदी अरब की जानिब से जो हमारे मुल्क को कोटा आता है, पूरी दुनिया के सारे ममालिक को वहाँ की मुस्लिम आबादी के हिसाब से सऊदी अरब कोटे अलॉट करती है हर मुल्क को। तो इस तरह हिंदुस्तान को भी 1,75,000 यानी 175,000 जो है ना कोटा हज के लिए आता है। उसमें 30% पहले हज कमेटी प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को देती थी, 70% में फिर गवर्नमेंट कोटा थोड़ा निकलता था, उसके बाद बाकी के लोगों को हज कमेटी से भेजा जाता था। लेकिन इस मरतबा हज कमेटी ऑफ इंडिया ने ये सबसे पहले तो ये वीआईपी कल्चर को और जो है गवर्नमेंट कोटे को जो है ना खत्म कर दिया है। उसने कहा कोई एमपी, कोई एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कोई जो है ना प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, कोई भी अपना अलग कोटा नहीं रखेगा, सबको जो है ना इसी प्रोसेस के साथ जाना है। तो सारा कोटा खत्म हो गया। दूसरा जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को 30% दिया करते थे, उसको भी 20% कर दिए। तो इस तरह इस मरतबा जो है ना हमको जो कोटा मिलेगा वो इंशाअल्लाह ताला थोड़ा ज्यादा मिलेगा, क्योंकि 80% लोग हमारे हज कमेटी की जानिब से ही जाएंगे। और हज कमेटी की जानिब से उम्र में सिर्फ एक बार हज करने की इजाजत है। अगर आप इससे पहले कभी हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से अगर आप हज किए हैं तो डिक्लेरेशन आपको देना है कि मैंने हज कमेटी ऑफ इंडिया से इससे पहले कोई हज नहीं किया, तो ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म फुलफिल होगा। तो आपको इस उम्र में एक ही मरतबा हज कमेटी इजाजत दे रही है, ताकि जो है ना दूसरे लोगों का भी जो है ना फिर नंबर लग सके। अगर एक ही आदमी बार बार अगर उसको हज कमेटी से भेजा जाएगा तो दूसरे लोग जो है पीछे रह जाएंगे। अगर उसका इस्तेताअत है, अगर वो जाना ही चाहता है, तो 20% जो कोटा है प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स का, वो हर साल जा सकता है उससे, उसमें कोई रुकावट नहीं है। लेकिन हज कमेटी से जाने के लिए उम्र में सिर्फ एक ही बार जाना है। तो इस तरह जो है यहाँ पर ये थोड़ी सी चेंजेस आए हैं। दूसरा चेंज तब्दीली जो आई है, एक कवर में पहले 5 लोग हुआ करते थे, लेकिन इस मरतबा हज कमेटी ने एक कवर में सिर्फ 4 लोगों को रखा है। 4+2 का मतलब वो इन्फेंट है। अगर 2 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो आमतौर पर जो है ना ले जाना जरा छोड़ के जाना मुश्किल रहता है, बल्कि ले जाना चाहते हैं। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को इन्फेंट कहते हैं। वैसे 2 बच्चों को लेके जा सकते हैं आप, और 10% उसके लिए चार्जेस रहेंगे। जो भी खिदमत आती है उसका 10% रहेगा। 2 साल से जरा बढ़ गया, 2.5 साल हो गया, तो फिर पूरे चार्जेस जितने हाजी को लगते वैसे बच्चों को कोई ले नहीं जाता, लेकिन जो ले जाना चाह रहे हैं उनके लिए जो है ना ये सहूलत रखी गई है। तो 4+2 का जो है ना कवर बना है। 4 आदमी से ज्यादा एक कवर में नहीं जा सकते। अगर एक फैमिली के 5 आदमी जा रहे हैं तो 3 और 2 के 2 कवर बनाना पड़ेगा उनको। 4 से ज्यादा कवर एक कवर में नहीं जा सकते। इस तरह जो है ना ये कवर को भी थोड़ा सा कम कर दिया गया है। एक तो मुद्दत को थोड़ा कम कर दिया गया है, यानी 30 to 40 डेज कर दिया गया है। और दूसरा एक कवर में सिर्फ 4 ही आदमी जा सकते हैं। तीसरा ये सब पिछले साल भी ऐसे ही था कि सभी को जो है ना सिर्फ एक ही कैटेगरी, पहले क्या था, एक जो है ना ग्रीन कैटेगरी होती थी, एक व्हाइट कैटेगरी होती थी, एक अजीजिया कैटेगरी होती थी। उनके लिए रकम का तायुन भी थोड़ा कम और ज्यादा हुआ करता था। तो ग्रीन वाले जरा करीब रहते थे और व्हाइट वाले थोड़ा उससे दूर, अजीजिया वाले उससे जरा दूर।
लेकिन अब हज कमेटी ने ये तमाम कैटेगरीज को खत्म कर दिया है। पिछली मरतबा भी सिर्फ एक ही कैटेगरी यानी सिर्फ अजीजिया रखे थे, इस मरतबा भी सिर्फ एक ही कैटेगरी है, सिर्फ अजीजिया कैटेगरी में सबको जाना है। सारे हाजी सिर्फ उसी कैटेगरी में यहाँ से जाएंगे। तो इस तरह जो छोटी मोटी जो तब्दीलियाँ हैं वो तब्दीलियाँ बिल्कुल मामूली है। एक बताने के काबिल जो है, औरतों को जो पहले बगैर महरम के नहीं भेजा जाता था, शरई मसला भी कुछ ऐसे ही कि औरत बगैर महरम के एक दिन से ज्यादा का सफर अकेले ना करे। लेकिन उसके बावजूद 3-4 साल पहले औरत को 4 औरतों का ग्रुप मिलकर 45 साल से ज्यादा की अगर उम्र है तो वो अकेले जा सकते हैं, बगैर महरम के जा सकते हैं। इस तरह जो है ना बनाए थे। इस मरतबा अकेली और एक सिंगल औरत भी अगर अपने तौर पर जाना चाहती है तो जो है ना बगैर महरम के जा सकती है। ऐसे शाज़ो नादिर मिसालें मिलेगी, लेकिन फिर भी उनके लिए जो ये तहिया करके बैठे हैं। एक आए थे हमारे पास मैनूर से, जो आके ये बोले कि बहुत मुश्किल से वो लोग पैसे जमा करें और मैं जाना चाह रही हूँ। भाई महरम नहीं है तो कैसा जाएंगे? 4-5 साल पहले की बात है। नहीं क्या भी हो जाए तुम नहीं रोक सकते मेरे को, अल्लाह मेरे को बुला रहा, तुम कौन रोकने वाले मेरे को? बोलते आगे जज कर रहे थे। अब मैंने बात वैसी नहीं है, जब तक महरम नहीं है नहीं जा सकते। ये शरीयत का भी कानून है और ये भी दुनिया का भी कानून अब यही है। तो इसलिए औरत बहुत रोई धो के चलेगी, बाद में मरे को चलेगी। तो अब बात रहते हैं ख्वाहिशमंद जाना चाहते हैं तो उनके लिए हज कमेटी ने इजाज़त दी है कि अगर सिंगल औरत भी अगर एप्लीकेशन डालना चाहती है और उसके साथ कोई महरम नहीं है तो नहीं जा सकती। रिपीटर्स के बारे में, अगर किसी की बीवी हज को नहीं गई है, माँ नहीं गई है या और कोई आपके महरम हज कर रही है औरत, उसके साथ कोई महरम नहीं है तो आप बतौर महरम रिपीटर के तौर पर आप जा सकते हैं। तो आमतौर पे इसका भी फायदा बहुत लोग उठाते हैं। पहली बार जो है ना अकेले जाके आते हैं हज को, दूसरी मरतबा बीवी के साथ जाने को मौका मिलता है। लेकिन दूसरे साल तक आप रहेंगे या नहीं रहेंगे, आप न रहे तो आपकी वजह से आपकी बीवी रुक जा सकती है। तो ये सारी बातें हैं। तो इस तरह जो है ना रिपीटर के लिए उसके लिए गुंजाइश है कि वो महरम अगर है तो उसके लिए रिपीटर की गुंजाइश है, वो एक आदमी रिपीटर के तौर पर जा सकता है। अब इसके अलावा जो बातें हैं, कोविड सर्टिफिकेट पिछले साल भी सभी लोगों को कंपलसरी था, इस वक्त भी कोविड सर्टिफिकेट कंपलसरी है। जिसके पास कोविड सर्टिफिकेट नहीं रहेगा उसको जो है ना हज का एप्लीकेशन ही फिलअप नहीं होगा उसका। और उसके बाद फिर जाते वक्त RT-PCR का टेस्ट, तो वो सिलेक्शन होने के बाद जाने से पहले का फिर एक टेस्ट रहता है, वो तो टेस्ट आमतौर पर हो ही जाएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट आप लोगों को दाखिल करना है, वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से स्क्रीनिंग एंड फिटनेस सर्टिफिकेट के तौर पर आपको सबमिट करना पड़ेगा। अभी एप्लीकेशन में सर्टिफिकेट तो लगाने की जरूरत नहीं है, अलबत्ता आपको कोई बीमारी है क्या ये डिक्लेरेशन जरूरी है। BP है, शुगर है, अस्थमा है और क्या है आपका जो भी है वो डिसीज को डिक्लेरेशन कर देने का है। इस तरह ये चंद बातें हैं जो आपके सामने मैंने तफसील के साथ रखी। आप तमाम लोगों का यहाँ पर पिछले साल एक जुल्म हुआ था, वो ये कि कोविड की वजह से 65 उम्र की कैद कर दी गई थी। 65 साल से ज्यादा वालों को जाने की इजाजत नहीं थी। इस तरह काफी लोग रुक गए थे। इस मरतबा उसको भी खत्म कर दिया गया है। अब कोई भी उम्र के लोग जा सकते हैं। अलबत्ता 70 साल से ज्यादा के जो लोग हैं उनके साथ कंपेनियन का होना जरूरी है। कंपेनियन जाना जरूरी है उनके साथ। 70 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए एक रिजर्व कैटेगरी है, उनका बगैर ड्रा के सिलेक्शन हो जाए। सिर्फ उनका नहीं, उनके साथ उनके कंपेनियन का, क्योंकि बगैर कंपेनियन के तो 70 के लोग कंपेनियन के साथ बगैर ड्रा के रिजर्व कैटेगरी में उनका सिलेक्शन हो जाए। इस तरह ये हज पॉलिसी 2023 है। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर साथ इसका
इजराई अमल में आ रही है। तमाम के तमाम फॉर्म इंशाल्लाह ऑनलाइन भरे जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरने का भी तरीका मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या क्या है आपको हज एप्लीकेशन डालने के लिए, उसका एक प्रोग्राम में बना दिया है। सबसे पहली चीज है आपको ओरिजिनल पासपोर्ट, उसके बाद आधार कार्ड, उसके बाद आपको जो है फोटोज होना 2000 व्हाइट बैकग्राउंड में जरूरी है जैसा पासपोर्ट पे लगता है, और इसके साथ साथ बैंक का पासबुक। बैंक का पासबुक अगर आपके पास पासबुक नहीं है तो चेक चलेगा, कैंसल्ड चेक आपको लगाना पड़ेगा, वो कंपलसरी है। वो सिर्फ हेड ऑफ द कवर के लिए जरूरी है, और उनके साथ जितने और साथी रहते हैं टीम, उनके लिए वो बैंक पासबुक की शर्त नहीं है। हेड ऑफ द कवर का पासबुक या उसका कैंसल चेक हो जाए तो काफी है। उसके साथ आपका ब्लड ग्रुप आप लिख लेकर आए कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, और उसके साथ साथ आपके साथ आप एक नॉमिनी का नाम देने का है जो आपके ग़याब में जो यहाँ रहता है, आप हज को जाते हैं जो यहाँ रहते हैं वो नॉमिनी आपको नाम देना है, उसका एड्रेस और फोन नंबर। वो आपके बेटे बेटियां भी हो सकते हैं, वो जो है ना आपके दामाद और कोई भी हो सकते हैं, जिसका भी आप चाहें नाम नॉमिनी का दे सकते हैं। ये चीजें और रिक्वायरमेंट क्या क्या है इसका एक प्रोग्राम बनाए हैं, वो रिक्वायरमेंट आप फुलफिल कर लेना। कोविड-19 सर्टिफिकेट भी है रिक्वायरमेंट, कोविड-19 सर्टिफिकेट भी कंपलसरी है। 2 बार बूस्टिंग डोज आप लिए हो ना लिए हो, लेकिन 2 डोज लेने के बाद जो सर्टिफिकेट मिलता है वो कंपलसरी है। अगर कोई ना भी लिए हो तो अभी भी जो है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाए, जाकर जो है ना उनसे कोविड-19 का सर्टिफिकेट हासिल करने की कोशिश करें, उसके बगैर जो है ना ये दरखास्त फॉर्म फिलअप नहीं होती। तो उसके साथ साथ हम यहाँ पर तरीका कार्ड ये बनाए हैं, सुबह में जो है ना एप्लीकेशन रिसीव करते हैं, शाम में बैठ कर उनको फॉर्म को अपलोड करके जो है ना पूरा जो है ना तैयारी करते हैं। तो आपको सबसे पहले ये करेंगे हम कि आपका नाम आपका जो है ये देंगे, ये लेके जो है ये फॉर्म फिलअप कर लेंगे। उसके अंदर आपके साथ आपके जितने लोग हैं उनके कौन से डॉक्यूमेंट्स आप फिलअप कर रहे हैं यहाँ पर जो है ना हम टिक मार लेंगे, और सारी चीजें पासपोर्ट ओरिजिनल आपको यहाँ देना होगा, क्योंकि ओरिजिनल पासपोर्ट को स्कैन करके एप्लीकेशन में डालना है। आधार कार्ड को हर चीज को स्कैन करना है, पूरा स्कैन करके वो करते हैं। तो उस तरह आप पूरी जो है चीजें यहाँ पर दे दें। आपसे OTP पहले ले लिया जाएगा, OTP लेने के बाद आप क्या कर देना, चले जाना, OTP लेकर हम यहाँ पूरा एप्लीकेशन फिलअप करते हैं। एप्लीकेशन फिलअप करने के बाद आपकी हार्ड कॉपी जब हम प्रिंट आउट ले लेंगे, और दूसरा काम आप जो ओरिजिनल पासपोर्ट वगैरह देखे गए तो वापस हासिल करते। आपका पासपोर्ट आपके पास ही रहेगा, तो उसकी हिफाजत करके नहीं बनेगा। जब आपका प्रोविजनल सिलेक्शन हो जाएगा, आप मतलब हो जाएंगे, तब आपको 81,000 रुपये पहले किस्त भरना होगा। तब 81,000 रुपये करने का तरतीब बनाई गई है। यहाँ पर माशाल्लाह हमारे तमाम साथी जो है ना कंप्यूटर के माहिर हैं, सारा काम जो है ना बहुत खुशअस्लूबी के साथ और इंतहाई बारीकी के साथ और बहुत मुमकिन हद तक बगैर किसी एरर के कोई काम होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो काम होता है हैदराबाद में हो या बेंगलुरु में हो, दोनों जगह की हज कमेटी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की अंजुमन खादिमुल हज से बहुत मुतासिर है। वो लोग उनको इतना ताउन करते हैं कि भाई आपके पास से कोई एप्लीकेशन आती है तो उसको देखने की तक जरूरत नहीं रहती, इतना परफेक्ट रहता है वो पूरा। तकरीबन तमाम बातें जो है ना वहाँ उन लोगों को मालूम है। अभी हम हैदराबाद एम्बार्केशन पॉइंट के लिए एक अहम बात कि पिछली मरतबा हमको ये कोविड की वजह से एम्बार्केशन पॉइंट्स कम हो गए थे। पूरे इंडिया में सिर्फ 10 पॉइंट बनाए गए थे, तो 10 पॉइंट से ही तमाम पूरे इंडिया के हाजियों को जाने का था। तो वो 10 पॉइंट की वजह से हमको बिजर वालों को बेंगलुरु जाना पड़ा। तो बेंगलुरु जाने में एक तो सफर की थकावट वगैरह, वहाँ पर इंतजाम वगैरह को लेकर भी काफी वहाँ पर बेचैनी रही। तो उसको देखते हुए हमने मरकजी हज कमेटी से अंजुमन खादिमुल हज की जानिब से यहाँ से एक वफद जाकर मरकजी हज कमेटी पर CEO वगैरह से मुलाकात करें
मुलाकात कर एक मेमोरेंडम दिए थे कि हमको खरीदकर हैदराबाद पड़ता है, लिहाजा हमको हैदराबाद एम्बार्केशन पॉइंट दिया जाए ताकि हम यहाँ से प्रवास कर सके। तो उस वक्त वहाँ पर मीटिंग भी चल रही थी, मीटिंग में डिस्कशन में बात नहीं, वाजिब मुतालबा है, जिसको जो खरीद पड़ता है वो देंगे। बिल्कुल हम इंशाल्लाह हज पॉलिसी में इस बात को इंक्लूड करेंगे, वो एश्योरेंस दिए थे। और हज पॉलिसी में ये बात इंक्लूड हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों के लिए बता दो कि आपको एप्लीकेशन में डालना है आपके चॉइस के पॉइंट्स, कहाँ से आप जो है ना जाना चाहते हैं। तो यकीनी तौर पर बीदर, गुलबर्गा, रायचूर वगैरह के लोग जो खरीद पड़ता है हैदराबाद से ही जाने का जो है ना इसके अंदर चॉइस डालते हैं। तो इस तरह जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह नुमाइंदगी भी बहुत कामयाब रही। और अब हज जो पॉलिसी बनी उसमें इस बात का डिक्लेरेशन है कि इस मरतबा 25 एम्बार्केशन पॉइंट होंगे। पिछली मरतबा सिर्फ 10 थे, अब 25 रहेंगे। और हाजी को अपने पसंद का अपने से खरीद कर एम्बार्केशन पॉइंट चॉइस करने का इख्तियार रहेगा। तो इस तरह जो है ना ये सारी बातें थी तफसील के साथ जो मैंने आप लोगों के साथ खिला। ये दो काम जो है ना बहुत वो काम है। तो इस तरह ये खिदमत जो है ना एक चाशनी है, इसमें जो करता है वही जानता है कि इसमें क्या मजा आता है। जो नहीं करने वालों को, बाहर से देखने वालों को बात समझ में नहीं आती, जो करके देखता है। इल्म यहाँ रखो। तेल लग रहा है जिसको भी सर वो तेल लग रहा है 10:30 बजे 5 बजे तक लग गया उसको। ऐसा ले लेते हैं, पानी पी लो पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ दफ्तर अंजुमन खादिमुल हुज्जाज पर आज़मीन हज 2023 के लिए दरख्वास्त फॉर्म की इजराई का अमल शुरू हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत के गाइडलाइंस के मुताबिक जो बातें इस मरतबा हज पॉलिसी 2023 में तरमीम शुदा हैं उन सारी बातों को यहाँ पर उजागर किया गया और आने वाले तमाम आज़मीन हज को सारी बातें तफसील के साथ बताई गई। सबसे अहम बात कि इस मरतबा हज कमेटी का कोटा बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, क्योंकि इसमें से गवर्नमेंट कोटे को और प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के कोटे में भी 33% की कटौती होने के बाद इंशाअल्लाह ताला आज़मीन हज ज़्यादा से ज़्यादा हज कमेटी की जानिब से जाएंगे और बेहतर से बेहतर खिदमत हज कमेटी की जानिब से इंशाअल्लाह दी जाएंगी। आज यहाँ पर जो मेहमानान खुसूसी थे उनकी मौजूदगी में 2 हाजियों का बाज़ाब्ता तौर पर ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन हुआ, उनका OTP लेकर उनके जो है ना दिया गया और इस तरह ये हज एप्लीकेशन फॉर्म की खानापुरी का सिलसिला शुरू हुआ। अंजुमन खादिमुल हुज्जाज गुज़िश्ता 25 सालों से हाजियों की खिदमत में मसरूफ़ अमल है और अल्लाह का फजल करम है कि अंजुमन के सारे ज़िम्मेदारान अपनी अपनी काविशों के साथ, अपनी अपनी कोशिशों के साथ ये काम अंजाम देते आ रहे हैं। दुआ कीजिए कि अंजुमन के सारे लोगों को अल्लाह ताला उनके अपने मकासद में कामयाब करे और दीन और दुनिया में उनको सुरखरू फरमाए। और इस साल जो हज को जा रहे हैं उन तमाम हाजियों की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करने की तौफीक अता करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज खादिमुल हुज्जाज ऑफिस पर 2023 के हाजियों के फार्म इजराई की गई है और गाइडलाइंस जो भी थे मंसूर कादरी इंजीनियर ने तफसीली बयान फरमाए और फ़राइज़ हज के
हज के ताल्लुक़ से मौलाना मुनीस किरमानी साहब ने तफसीली बयान फरमाया है। मैं जो लोग हज को जाना चाह रहे हैं वो जल्द से जल्द हज खादिमुल हज्जाज ऑफिस को आइए, अपने फार्म फिलअप कीजिए और अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि आप लोगों को मुंतखब करें और हम लोगों खादिमुल हज्जाज के हक़ में दुआ फरमाइए। इतना कहते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर।